धम्म क्रांति के 68 सालों का एक छोटा सा मूल्यांकन इस समय हम आप तक पहुंचा रहे हैं और ये है राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय नागपुर का इंटरनेशनल बुद्धिस्ट सेंटर। दरअसल यहाँ बौद्ध अध्ययन केंद्र है, पाली प्राकृत का स्टडी भी होता है, जहाँ इसी प्रीमाइसिस में डॉक्टर अम्बेडकर थॉट्स डिपार्टमेंट भी है। एक बड़ा परिसर है ये नागपुर यूनिवर्सिटी का। और यहाँ इस समय हमारे साथ बौद्ध अध्ययन केंद्र के कुछ छात्र और छात्राएं हैं। आप देखिएगा कि पढ़ाई लिखाई में उम्र की कोई सीमा नहीं होती है और हम देख रहे हैं कि बहुत वयस्क जो छात्र हैं वो इस समय हमारे साथ हैं। युवा छात्र बहुत कम मिले हैं, लेकिन जब पढ़ाई में पहुंचे हैं तो इन सबको हम युवक और युवतियां ही मानते हैं। तो इनसे आज हम ये बात समझने का प्रयास करेंगे कि बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में, ये नाग नगरी में जो धम्म क्रांति की है, इसका पाली स्टडीज़ में, बौद्ध अध्ययन में, बुद्धिस्ट टेक्स्ट को जानने समझने में कितना प्रभाव दिखाई देता है, लोगों को मार्गदर्शन करने में ये अध्ययन केंद्र कितना आगे बढ़ता है। और आपको एक बात और भी बता दें कि हाल ही में हमारे यहाँ कैबिनेट ने एक डिसीजन भी लिया है कि पाली को शास्त्रीय भाषा में अब शामिल कर लिया गया है। बड़े लंबे समय से ये आंदोलन चल रहा था। अन्य 6 भाषाओं के साथ अभी इसको भी जोड़ दिया गया है, जिसमें मराठी भी शामिल है, बांग्ला भी शामिल है, असमिया भी शामिल है। लेकिन हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि जब यूपीएससी से पाली को साइट कर दिया गया था, तब एक बड़ा आंदोलन चला था और तब से ये लंबी लड़ाई चल रही थी। इस समय नागपुर यूनिवर्सिटी के पाली अध्ययन केंद्र में एक बड़ा हर्षोल्लास का वातावरण भी है कि पाली को हमारे यहाँ शास्त्रीय भाषा में शामिल कर लिया है। तो वे जो सारे लोग पाली से प्यार करते हैं उन सबको अभिनंदन भी करते हैं और एक छोटा सा मूल्यांकन आपके पास पहुंचाते हैं। ये है नागपुर यूनिवर्सिटी का पाली अध्ययन केंद्र। हमारे साथ हमारे जो सीनियर वीडियो जर्नलिस्ट हैं धम्मपाल जी। धम्मपाल जी, जरा इन छात्र छात्राओं से थोड़ा सा परिचय करवाइएगा। देखिएगा कि ये सब मिलकर बौद्ध अध्ययन केंद्र का वो हिस्सा बनते हैं जहां बुद्धिस्ट टेक्स्ट ये सीखा और समझाया जाता है। मैं जरा मैडम के पास चलूँगा। आपसे मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि आप किस तरह से इस पाली को समझते हैं। सबको जय भीम जी। मैं महावितरण से मैनेजर पद से रिटायर्ड हुई हूँ जी। और मेरे को इतने जैसे अम्बेडकरिज्म, बुद्धिज्म, इसमें बहुत जिज्ञासा थी और मेरे को इसमें पढ़ाई में अब कहाँ तक पहुँचे, अपन धम्म क्रांति के बाद जो पहुँचे, तो उसमें क्या है कि बाबा साहब ने जब हमको धम्म दिया, वो पत्रिका में तो धर्म ही था, सिर्फ बाबा साहब ने पढ़ा था, लेकिन लोगों ने, मैं अपने जो मैं कौम पे बहुत गर्व करती हूँ, किसी ने भी नहीं पढ़ा था। फिर लाखों लोग, यानी 14 अक्टूबर को 5 लाख, 15 अक्टूबर को 2 लाख और चंद्रपुर में 3 लाख, ऐसे 10 लाख एकदम से कोई धम्म परिवर्तन किया है। ये पहली घटना है अपने विश्व की। तो किसी को भी नहीं मालूम था, सिर्फ उनको एक ही विश्वास था कि बाबा साहब हमारे लिए बहुत अच्छा करेंगे। सिर्फ बाबा साहब ने बुद्ध पढ़ा था, किसी ने बुद्ध नहीं पढ़ा। जैसे बाबा साहब ने पहले अपने धम्म लिया और सबको दिया उसने, बाबा साहब जी ने, तब सब खड़े हो गए। और उसके 56 के बाद की अपन देखो तो 56 से पहले जो सुधारित ब्राह्मण थे, अगर उनको अंधश्रद्धा ये नहीं पड़ता था, वो लोग बुद्धिज्म फॉलो करते थे, जैसे कलकत्ता में कोई भी जैसे। लेकिन जैसा ही हुआ कि वातावरण कैसा हुआ, जातिवाद कैसे आता है, वातावरण यह जैसे ही हमने पिछला हमारा महाकुंभ था, आज हम बुद्धिस्ट है, नव बुद्धिस्ट की बात कर रहे हो। इंडिया में जगह जगह जो पुराने जो बुद्धिस्ट है वो है, उनका कल्चर अलग है। लेकिन हम जो है अभी हम किसी बोलते हम बुद्धिस्ट है, वो क्या बोलते हैं हमको, आप एससी हो क्या, यानी। और जो विचारवंत थे बुद्ध के पास आने वाले तो बाहर जाने लगे। और हम जो है अभी हम इसलिए अभी आए कि हमको बुद्ध को हमारा कैसा है, उस दिन जो धर्मांतर वहाँ पे सिर्फ एक पार्टी हट गई हिंदू नाम की, और हमारा जो एक पार्टी आ गई बुद्धिज्म की। लेकिन गोदाम में सारा मसाला वही था जो गोदाम में था। कोई लोग
उसमें से कुछ 5-10% हो गए जो बुद्धिज्म के फॉलो करते थे, लेकिन अभी ये जागरूकता आ गई कि ना हमने बुद्धिज्म का कल्चर क्या है उसको जानना है, हम क्या करने चाहते कुल हैं। मिलाकर आप ये बात कहना चाह रहे हैं कि 14 अक्टूबर की जो धम्म क्रांति है उसका एक बड़ा प्रभाव आपके स्वयं के जीवन पर भी पड़ा है। बहुत, हमारे मम्मी पापा शादी से पहले दीक्षित हो गए थे, तो क्या हमारे सास ससुर भी उनके शादी से पहले दीक्षित हुए थे। बुद्धिस्ट स्टडीज में आने का कारण ये भी रहा। हम जिस कल्चर में है, जो कल्चर में यानी कैसा, हमने कल्चर एक्सेप्ट नहीं किया अभी तक, जो कल्चर हमारा जो एक्सेप्ट करना था। आज हम बुद्ध को हमने जानना है। बुद्ध ऐसा अथांग है, बुद्ध तुम मरते दम तो बुद्ध को नहीं समझ पाओ। बुद्ध ऐसी थोड़ी सी बात नहीं है। हम जो भी पढ़ेंगे लिखेंगे 2 साल में कुछ नहीं होता है। हम बुद्धिज्म में एडमिशन लिए 2 साल में कुछ नहीं। बुद्ध बहुत अथांग में, यानी उसकी लिमिट नहीं है। अपन मरते तक नहीं उसको पहचान सकते, लेकिन हम थोड़ा सा भी अच्छा लेते हैं। हमारे कल्चर में बदलाव होना चाहिए। हमारा कल्चर के बाद में ये मानव मुक्ति का धम्म है, म्हणजे मानव कसा है, सब मानव एक समान। और ये सब हमने बाबा साहब ने दिया है, और हमको बुद्धिज्म बाबा साहब के दृष्टि में लेंगे तो आगे बढ़ेंगे, क्योंकि बाबा साहब के विचार, दृष्टिकोण है बुद्धिज्म की ओर देखने का, ये दृष्टिकोण इनके जीवन को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। हम थोड़ा सा अमर जी के पास चलते हैं। वैसे अमर जी समता सैनिक दल के एक बड़े ही जिम्मेदार कार्यकर्ता हैं, और कई बार समता सैनिक दल के पास जाते हैं तो उनसे बातचीत तो होती रहती है, लेकिन आज बुद्धिस्ट स्टडीज डिपार्टमेंट जो है नागपुर यूनिवर्सिटी का, यहाँ पहुंचे तो उन्हें हमने एक छात्र के रूप में देखा। अमर जी, आपके साथ ये बातचीत हम शुरू करना चाहेंगे इस परिप्रेक्ष्य में कि आप चीज़ों को तो बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, लेकिन क्या आप ये बता पाएंगे कि ये जो बुद्धिस्ट स्टडीज़ केवल नागपुर यूनिवर्सिटी में नहीं, हमारे देश की कई यूनिवर्सिटीज़ में पाली और बुद्धिस्ट टेक्स्ट पढ़ाया जाता है, उसे बच्चे पढ़ते हैं, बहुत आयात में पढ़ते हैं। अभी तो नागपुर में हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सीनियर सिटीजन्स हैं जो इसके छात्र हैं, लेकिन अन्य जगह पर बिल्कुल युवा वर्ग से भी बच्चे आते हैं और इस टेक्स्ट को पढ़ते हैं। आप क्या बता पाएंगे कि ये टेक्स्ट क्यों आकर्षित करता है? और साथियों, मैं यही कहना चाहूँगा आपके प्रश्न के उत्तर में कि 14 अक्टूबर 1956 को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा जो एक धम्म क्रांति की गई, उसकी इतनी अमिट छाप पड़ी कि आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि इस धम्म क्रांति के पहले भारत में कुछ ही चुनिंदा लोग बौद्ध हुआ करते थे, जिसमें से मैं नाम लेना चाहूँगा बीपी बापट हैं, और एक शख्स जिनको हम पूरा नाम उनका प्रसिद्ध है पूरे विश्व में, पंडित राहुल सांस्कृत्यायन। नागपुर में जिनसे मेरी मुलाकात हुई थी भदंत आनंद कौशल लायन, उनके द्वारा धम्म क्रांति के बाद में नागपुर में बुद्धिज्म का जो एक तरह से एक क्रांति हो गई, एक बदलाव आया लोगों के सोच में, लोगों के जीवन में आमूलाग्र परिवर्तन हो गया। और उस परिवर्तन का एक गवाह के रूप में विदेश से एक टीम भी आई थी नागपुर में ये जांच करने के लिए कि बाबा साहब के द्वारा दिया गया ये जो बौद्ध धम्म है, इससे लोगों के जीवन में क्या क्या फर्क हुआ। तो उन्होंने देखा सबसे पहले फर्क आया लोगों के सोच में, और दूसरा फर्क आया लोगों के आचरण में, तीसरा फर्क आया कि लोग जो अंधविश्वास के गर्त में पड़े हुए थे, वो अंधविश्वास उनका हट गया था, एक सम्यक दृष्टि उनकी जागृत हो गई थी। और क्या ताजुब है, क्या चमत्कार है कि बाबा साहब के इस धम्म क्रांति के स्मृति में, धम्म चक्र प्रवर्तन अनुवर्तन के स्मृति में जो मेला लगता है, वो सारे संसार में अनूठा है कि वहां केवल और केवल किताबों की दुकानें लगती। लेकिन ये जो पूरी घटना है, ये आपके जीवन को व्यक्तिगत रूप में कैसे प्रभावित करती है, कैसे प्रेरित करती है? मेरे व्यक्तिगत जीवन में मैं कहूँ कि जब मैं हाई स्कूल में पढ़ता था तो बुद्धिज्म का बहुत ज़्यादा ऐसा ज्ञान नहीं था, लेकिन जो एक हमारे जो मित्र थे उनके सानिध्य में आकर बुद्ध विहारों में जाने से जो प्रेरणा मिली मुझे, तो मैंने अपने जीवन में ये पाया कि मेरा जो अंधविश्वास था वो पूरी तरह हट गया। हमारे परिवार में जो मृत्यु के बाद में मुंडन कराया जाता था वो खत्म हो गया। मेरे जीवन में पंचशील का जो एक आदर था वो बढ़ गया। पहले इतनी जागरूकता नहीं थी पंचशील के बारे में, लेकिन पंचशील का पालन करते हुए अब मैं काफ़ी आनंद महसूस करता हूँ, प्रसन्नता महसूस करता हूँ, और ऐसा लगता है कि मैं इसकी ऊंचाई को ज़्यादा से ज़्यादा छूने की कोशिश करता हूँ।
एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि आप इस समय में बुद्धिस्ट टेक्स्ट को पढ़ रहे हैं, उसको सीख रहे हैं, उसे समझ रहे हैं। इस करिकुलम में क्या-क्या चीज़ें हैं? धन्यवाद। मैं सबसे पहले तो जी, इस संसार में 14 अक्टूबर 1956 को जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने धम्म दीक्षा ली और आने वाले कुछ दिनों में जब ये धम्म चक्र परिवर्तन दिन का एक महासागर के रूप में जो दीक्षा में कार्यक्रम होने जा रहा है, इस संसार के सभी लोगों को मैं सबसे पहले शुभेच्छा और शुभकामनाएं देता हूँ। दूसरी बात यह है कि राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज नागपुर विद्यापीठ नागपुर के तहत इंटरनेशनल बुद्धिस्ट स्टडी सेंटर एवं डॉक्टर अंबेडकर थॉट गए 2 डिकेड से यह जो शिक्षा का केंद्र बना है और इस केंद्र के माध्यम से मैं एक विद्यार्थी इस नाते से नरेंद्र बागड़े आवाज इंडिया ने जो इस विषय को लेकर मूल्यांकन के दृष्टि से यहाँ एक विषय रखा, सही में सराहनीय है। रहा सवाल मेरे व्यक्तिगत स्वरूप का कि मूल्यांकन कैसे करूं, या 2 डिकेड से यहाँ से हजारों लोग यहाँ से बुद्धिस्ट स्टडी जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर स्टडीज के रूप में जाकर समाज में उनके कार्य का मूल्यांकन का सर्वे और उनके व्यक्तिगत जीवन में आया हुआ बदलाव मेरे इस उम्र से मैं बहुत बार देखा हूँ, और जहाँ मुझे प्रेरित होता है कि यह धम्म की क्रांति का कारवां बढ़ते ही जा रहा है, जिस तरह नदी का प्रवाह चलते रहता है। हाँ, जरूर है कि कुछ प्रतिक्रांतियां भी आती है, यह तो एक बहाव है, जहाँ सुख है वहाँ दुख है, जहाँ दुख है वहाँ सुख है। लेकिन जहाँ तक मेरा सवाल है कि जब मैं बुद्धिस्ट स्टडी सेंटर में मेरे उम्र के 60 साल निवृत्ति के बाद जब मैं प्रवेश लिया, तो जीवन में सिर्फ बुद्ध को त्रिशरण पंचशील तक मैं जाना था। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को यह जाना कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने एक समय के नियोजन से लेके उस तथागत भगवान बुद्ध के जीवन चरित्र को देखते हुए एक विशिष्ट समय पे जो ज्ञान की प्राप्ति की। 1935 में जब बाबा साहब निश्चित ही ध्येय रखते हैं कि मैं यदि हिंदू धर्म में जन्मा हूं लेकिन मैं हिंदू धर्म में नहीं। कितना बड़ा प्रश्न है। बाबा साहब के जीवन में ये चीज 21 साल मायना रखता है। 21 साल में इस संसार के मानवीय जीवन को सही राह के पथ पर चलने के लिए बाबा साहब के कार्य को पढ़ना, यानी हमारे शरीर के पूरे अंगों से एक बहाव के दृष्टिकोण से नजरिया दिखता है। एक मैं ये समझना चाह रहा था कि आप बुद्धिस्ट स्टडीज में इस समय जो स्टडी करते हैं उसमें पाठ्यक्रम में क्या क्या है? जहाँ तक हमारा ये बुद्धिस्ट सेंटर का जो संपूर्ण अभ्यासक्रम है, ये 4 सेमिस्टर में बांटा गया है, जिसमें बुद्धिस्ट फिलॉसफी जो होती है अलग अलग भागों में बांटी गई, जो प्रथम और द्वितीय सत्र में आती है। 3rd सेमिस्टर में उसको अलग किया जाता है, जिसमें एक चीज और अच्छी बात ऐड हुई है कि नागपुर विद्यापीठ के तहत संशोधन पद्धति यह विषय का इन्वॉल्व हुआ है। जो सबसे बड़ी बात है कि तथागत भगवान बुद्ध से लेके जो भी हम कारवां देखते हैं, सम्राट अशोक आखिरी वंश तक का, जब बाबा साहब तक आते हैं तो ये संशोधनात्मक वृत्ति से आज हमें ये नजर पड़ रहा है कि सही में कि मानवीय जीवन के लिए क्या जरूरत है। तथागत ने उस समय 2500 साल पहले कहा था, बाबा साहब ने उनकी दी हुई औषधि को हमें इस समाज को दिया है। उस औषध को 68 साल में ये परिवर्तन में बहुत कुछ पाया ही पाया है, लेकिन परिस्थितियां जब अलग हो जाती है तो उसके लड़ने की शक्ति अगर देती है तो बाबा साहब के उन आचार को, उन विचार को, उन व्यवहार को नजरअंदाज हम नहीं कर सकते। जी, आप इस विषय पर रोशनी डाल सकोगे कि बाबा साहेब ने जो 14 अक्टूबर में धम्म क्रांति की, नागपुर में की, नागनगरी में की, और इस समय आप लोग बुद्धिस्ट स्टडीज कर रहे हैं, इस बुद्धिस्ट स्टडी में आप इसका कोई प्रतिबिंब देखते हैं? जी, सर्वप्रथम नमो बुद्धाय, जय भीम। आणि आवाज चॅनलचे पण मी खूप खूप धन्यवाद मानते
कारण चॅनलच्या माध्यमातून बाबासाहेबांचे विचार, भगवान बुद्धाचे विचार प्रसारित करण्याचं काम आवाज चॅनल खूप चांगल्या पद्धतीने करत आहे आणि आवाज चॅनल थ्रू पण पुष्कळ माहिती आम्हाला मिळत आहे आणि ती आम्हाला अभ्यासात पण कामात येत आहे. त्यामुळे आवाज चॅनलचे खूप खूप धन्यवाद. तर बाबासाहेबांनी जी 1956 मध्ये जी क्रांती केली, म्हणजे बुद्धिझम मध्ये जेव्हा जे बुद्धिझम आपल्या आपण असं म्हणतो की भारतातून बुद्धिझम नष्ट झाला, पण भारतातून बुद्धिझम नष्ट नाही झाला. तो फक्त जमिनीत गाडला गेला, त्याच्यावर फक्त धूळ चढली. पण ती परत जी धुळीची मिटवण्याचं काम तर सर्वात प्रथम जर केलं तर श्रीलंकेचे अनागारिक धम्मपाल यांनी आले आणि त्यांनी ती धुळी नष्ट करण्याचा प्रयत्न केला. पण त्यानंतर जे काही स्टेजेस आली, त्यांनी जसं आपण म्हणतो की अनागारिक धम्मपालांनी पुनरुज्जीवन केलं भारतात बुद्ध धम्माचं. पण बाबासाहेब आंबेडकरांनी त्याच्यावर कळस चढवला असं म्हणता येईल. कारण 1956 नंतर खरंच खूप मोठी क्रांती झाली. 1956 नंतर जी बुद्ध धम्माचा जो वनवा पसरला तो 1956 नंतरच. कारण त्यावेळी जेव्हा 5 लाख लोकांनी जी धम्मदीक्षा गेली, बाबासाहेबांनी तर संविधानात आपल्याला अधिकार दिले, एज्युकेशन सगळं दिलं, पण आपल्याला जी जीवन जगण्याची जी पद्धत की हे आता जीवन कशी जगते, यांना काहीतरी जीवन जगण्याचा आधार पाहिजे, काहीतरी आचरण पाहिजे. तर ते आचरण कसं मिळेल, तर ते आचरण त्यांनी म्हणजे बाबासाहेबांनी तर सगळ्या धर्माचा अभ्यास केला. जेवढा इतर लोकांनी त्यांच्या धर्माचं जेवढं त्यांना नॉलेज नसेल तेवढं बाबासाहेबांना सगळ्या धर्माचं नॉलेज होतं. आणि सगळ्या धर्माचं जेव्हा त्यांनी विस्तृत अभ्यास केला तेव्हा त्यांना कळलं की धम्मच, भगवान बुद्धाचा धम्मच हा एक आहे की आपल्या लोकांसाठी हा धम्मच आहे की तो एक सुसंस्कृत जीवन जे आहे तो हा धम्म देऊ शकतो. म्हणून 1956 नंतरची जी क्रांती आहे ती खूपच महत्त्वाची होती. कारण ह्या जो आमूलाग्र जीवन पद्धती आपल्यामध्ये जी राहणीमान जी आहे, विचार, हे सगळं आहे ते सगळं बुद्ध धम्मामुळे आलं. आणि बाबासाहेबांनी इतर याच्यावर आपल्याला खूप उपकार केले, पण धम्म दिला ही सगळ्यात मोठा उपकार झाला. आणि या धम्मदीक्षे आपण धम्मचक्र प्रवर्तन म्हणतो, पण प्रवर्तन हे एकदाच भगवान बुद्धांनी सारनाथला केलं, पण बाबासाहेबांनी धम्मदीक्षा दिली. धम्मदीक्षा आणि त्याचा जो काही परिणाम झाला तो अमूलाग्र झाला, प्रचंड प्रमाणात झालेला आहे. लोकांच्या विचारसरणीवर तर झालेलाच आहे, राहणीमानावर झालेला आहे, एज्युकेशन सिस्टीमवर झालेला आहे. आणि बुद्ध धम्माचा जो काही प्रचार प्रसार जो होत आहे तो 1956 नंतरच, बाबासाहेबांच्या धम्मदीक्षेनंतरच होतो आहे, हे माझं ठाम मत आहे. एक बात बड़ी महत्वपूर्ण सामने आती है कि बुद्धिस्ट स्टडीज़ को जब ये छात्र छात्राएं पढ़ते हैं तो एक बात समझिएगा कि इनका मानना यह है कि अनागारिक धम्मपाल जब भारत आए श्रीलंका से तो उन्होंने तो इसके नींव का काम किया लोगों तक पहुंचाने के लिए, लेकिन बाबा साहेब ने जो 1956 को कर दिए वो इसके शिखर को बनाने की बात की. तो ये एक नींव से लेकर शिखर तक ये जो काम आगे बढ़ा है, इस बात को बुद्धिस्ट स्टडीज़ के संबंध में जब ये स्टडी होती है, इसका अध्ययन होता है, इसका रिसर्च होता है, तो ये चीज़ें सामने आती है. बाबा साहेब ने भी ये प्रयास किए. जब उन्होंने 14 अक्टूबर को दीक्षा दिए तो उन्होंने इसके साथ शिक्षा के लिए ग्रंथ दिया, और वो बड़ा फेमस ग्रंथ है द बुद्धा एंड हिज धम्मा. मूल रूप से अंग्रेजी में है, लेकिन इसके कई भाषाओं में आज अनुवाद उपलब्ध है. यहाँ इस समय ये जो स्टडी होती है, यही छात्रों से ये बातचीत चल रही है. अब देखिएगा कि हम थोड़ा सा इनके पास चलते हैं, मैडम के पास. ये मैडम के पास आते हैं. मैडम, एक बात हम आपसे समझेंगे कि यदि आप इस समय बौद्ध अध्ययन कर रहे हैं तो इस बौद्ध अध्ययन में आप क्या समझते हैं कि ये अध्ययन केवल अध्ययन है या फिर आपके जीवन को भी ये कुछ सिखाता है? जय भीम सगळ्यांना. मला असं सांगायचं आहे की या बौद्ध अध्ययनामधून आपण आपलं जीवन खूप चांगल्या प्रकारे समजू शकतो. जीवनामध्ये चांगल्या प्रकारे आपण लोकांना पण आपण सांगू शकतो की बुद्धांनी सांगितलेला जो मार्ग आहे तो सगळ्यांसाठी किती चांगला आहे. आणि
खरं तर मुलांना आजकालच्या नवीन युवा पिढींना सुद्धा या बुद्ध धम्माच्या मार्गाची खूप आवश्यकता आहे. त्यांना त्यांच्यापर्यंत हा मार्ग पोहोचवायला पाहिजे. त्याकरिता आपण इथल्या पाली आणि बुद्धिस्ट स्टडीचे स्टुडंट जे अध्ययन करतात 2 वर्ष, तर ते समाजामध्ये जाऊन त्यांच्यापर्यंत पोहोचवायला पाहिजे. कारण की सगळेच इस अध्ययन का एक रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है कि यदि ये सारे छात्र छात्राएं ऐसे सीखते हैं तो ये इनके पास, इनके तक सीमित नहीं होता। जब हम इस मैडम से बात कर रहे हैं तो इनका कहने का मतलब ये है कि हम यहाँ से जो कुछ सीखते हैं वो लोगों से जब बातचीत करते हैं तो इस अध्ययन का उन्हें इतना फ़ायदा होता है कि वो इस बात को लोगों तक पहुँचा सके। बुद्ध के धम्म के विषय में एक बात कही जाती है कि ये केवल सीखने, पढ़ने, समझाने, सुनने का मार्ग नहीं है, बल्कि ये आचरण का मार्ग है, ये प्रैक्टिसिंग वे है। और इस प्रैक्टिसिंग वे में जब आते हैं लोग तो ये जीवन बदलने के लिए मार्गदर्शन करता है। हम इनके आपके पास जरा आएंगे, हम आपसे एक बात समझने का प्रयास कर रहे हैं। दरअसल हम बुद्धिस्ट स्टडीज़ में इस समय ये जो बातचीत करने आए हैं उसके पीछे वजह भी ये है कि इस स्टडीज़ में आपके करिकुलम में क्या है, आपके पाठ्यक्रम में क्या चीज़ें हैं जिसे आप सीखते हैं। मी पाली फर्स्ट इयरची विद्यार्थिनी आहे. माझं हे कर्तव्य आहे की जर मी जे शिकत असेल, जो अभ्यासक्रमाचा भाग असेल, जो अभ्यासक्रमाचा भाग मला सांगितल्या जात असेल, अभ्यासक्रमात नेमकं काय आहे? जी मी त्याच मुद्द्यावर येते सर. अभ्यासक्रमामध्ये नेमकं फर्स्ट इयरच्या फर्स्ट सेमला पाली ग्रामर अतिशय महत्त्वाचा भाग आहे. त्याच्यामध्ये पाली साहित्याचा उल्लेख आहे. त्रिपिटक म्हणजे संपूर्ण त्रिपिटकाचा जो भाग आहे तो 4ही सत्रामध्ये, म्हणजे प्रथम सत्र, द्वितीय सत्र, तृतीय सत्र आणि चतुर्थ सत्र, ह्या 4ही याच्यामध्ये संपूर्ण मोजक्या प्रमाणात त्रिपिटकाचा उल्लेख आहे. आणि त्याच अनुषंगाने त्या त्रिपिटकाला समजण्यासाठी केवळ पाली जे टेक्स्ट आहे जे आपल्या भारतामधून श्रीलंकेला गेले आहे आणि त्याच्यानंतर रेवत भंतेंच्या शिष्याने म्हणजे आचार्य बुद्धघोषांनी जे अठ्ठकथाच्या मार्फत पाली टेक्स्ट लिहून आणलेले आहेत, ते पाली टेक्स्ट अठ्ठकथाच्या मार्फत जर नसते तर कदाचित ही पाली टेक्स्ट किंवा पाली अठ्ठकथा को आप इतना जरूरी क्यों मानते हैं? हा सर, याच्यासाठी कारण पालीचा जो अर्थ आहे तो अठ्ठकथांमधून खऱ्या अर्थाने विशद केला गेलेला आहे. सिंहल ज्या भागामध्ये आचार्य आपण म्हणू शकतो की जेव्हा तिसऱ्या संगीतीच्या नंतर सम्राट अशोकाचा पुत्र आणि पुत्री म्हणजे संघमित्र आणि महेंद्र हे जेव्हा गेले, त्यांनी त्या स्वरूपामध्ये किंवा त्या ठिकाणी असलेले जे आचार्य आहेत त्या स्वरूपामध्ये सिंहली भाषेमध्ये त्या ठिकाणी नमूद होते. आणि भारतामध्ये रेवत भिक्खूंच्या अंतर्गत त्यांचे शिष्य आचार्य बुद्धघोष यांनी त्या भाषेला म्हणजे त्यांची सर्वप्रथम परीक्षा झालेली आहे. मध्यम निकायामधली एक गाथा आहे, अंतोजटा बहिजटा नावाची पालीमध्ये आहे. त्या पालीवर त्यांचं परीक्षा घेण्यात आलेली आहे श्रीलंकेमध्ये आणि त्यामार्फत मग त्यांची विद्वत्ता जाणून त्यांना ही परवानगी दिली की तुम्ही याचा जे सिंहल भाषेमध्ये ज्या काही बुद्धाचे वचन, जे काही बुद्ध वचन त्या ठिकाणी नमूद केलेले होते ते बुद्ध वचन त्यांनी खऱ्या स्वरूपात म्हणजे मागदी पालीच्या स्वरूपात आणण्याचं कार्य केलं. इस समय हम लोग इन छात्रा से जो बातचीत कर रहे हैं, इनका कहने का अर्थ ये है कि अठकथाकार ने जिस तरह से पाली में बुद्ध चरित्र का वर्णन किया है, उन अठकथाओं को जानने समझने में यहाँ अध्ययन कक्ष में जो मदद मिलती है, इस अध्ययन से ये ज़रूर पता चलता है कि वास्तव में बुद्ध चरित्र ये हमारे जीवन को कितना प्रेरित करें, इसे समझने में आसानी होती है। यहाँ जब राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय के इस पाली अध्ययन कक्ष में हम इन छात्राओं से जब बातचीत कर रहे हैं, इन छात्रों से बातचीत कर रहे हैं, तो एक बात पर इनका जोर भी दिखाई देता है कि किसी भाषा को समझने के लिए उसके व्याकरण का अध्ययन भी बड़ा ज़रूरी होता है। तो ये व्याकरण का अध्ययन करके जब हम उस भाषा को वास्तव में समझते हैं तो कहते सुनते हुए जो चीज़ें हमारे पास आती है वो, और वास्तव में ग्रंथों में जो आई है वो, इसका तुलनात्मक अध्ययन भी हमारे सामने आता है। आपका धन्यवाद। हम थोड़ा सा आपके पास आएंगे।
एक और भी बात समझिएगा कि बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने जब बुद्ध और उनका धम्म ये ग्रंथ लिखे तो अट्ठ कथाकार के जो बुद्ध चरित्र वर्णन है उसका कई जगह उल्लेख किया है। और इस उल्लेख को समझने के लिए आज जब यहाँ से स्टडी होती है तो इसे समझने में भी बड़ी आसानी होती है। हम थोड़ा सा एक बात आपसे जानना चाह रहे हैं। हम समझते हैं कि आपको ये जल्दी भी है कि आपका जो पाली के सेलिब्रेशन का जो एक कार्यक्रम चल रहा है उसे भी आपको जाना है। हम ये समझने का प्रयास कर रहे हैं कि क्या 14 अक्टूबर की धम्म क्रांति जो है, जो बाबा साहब ने 1956 में की, आपकी जो उम्र रही होगी तब, या फिर आपने इस धम्म क्रांति को जैसे देखा समझा होगा, या फिर इस धम्म क्रांति का आज का जो प्रतिबिंब आप देखते हैं उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? और आपने जैसे पूछा बाबा साहब की धम्म क्रांति के विषय में, तो ये यानी बोल ही नहीं सकते कि ये कैसी क्रांति थी जिसमें यानी ना पहले कभी हुई ना इसके बाद कभी हुई। हाँ, सब उसमें वो क्रांति के बाद एक बहुत बड़ी बात ये हुई कि बुद्ध धम्म तो सबको पता था, बट वो क्या है जस्ट एक भक्ति भाव के हिसाब से लोग देखते थे। पर बाबा साहब ने बताया ये भक्ति भाव की बात नहीं है, ये एक आचरण की, जैसे आपने बोला है, वो प्रैक्टिस की बात है। वो खाली पूजा करने से या कुछ करने से वो धम्म किसी को दिखने वाला नहीं है, वो आपको आचरण में लाके, क्योंकि ये आपके जीवन का प्रैक्टिस का ही हिस्सा है कि बुद्ध धम्म कैसे जिया जाता है। मानव को मानव से मिलाने का काम, मानव यानी खुद को मानव को अपने आप से मिलाने का काम बाबा साहब ने किया। उससे पहले किसी को भी अपने आप पर गर्व नहीं होता था, खुद को पशु समान आप ऐसा मान सकते हैं कि 1956 में जो कार्य बाबा साहेब किए हैं उसका इस वक्त इस जीवन में कोई प्रभाव दिखाई देता है, कोई बदलाव दिखाई देता है? बिल्कुल देता है। और मैं तो कहूँगी हम इस डिपार्टमेंट में आए तो हमको दो बातें यानी मेरे आने के था कि जैसे समाज में जो मान्यताएं थी कि बुद्ध धर्म में काफ़ी कुछ बातें ऐसे विज्ञानवादी है बोलते हैं, बट इसमें काफ़ी सारी ये शब्द है जैसे यक्ष है, गंधर्व है। तो हम लोग प्योर बुद्धिज्म नहीं पढ़े थे, इसलिए हमको नहीं पता था कि क्या है। बस हमको गर्व था कि हम बुद्धिस्ट है, इतना ही था। बुद्धिज्म को जानने का एग्जैक्ट बुद्धिज्म क्या है ये यहाँ आके हमको पक्का पता चला। इतनी तो बात सही है। और दूसरा एक बात और मुझे लगा कि हमको अगर बुद्धिस्ट है तो जैसे बाकी लोग दुनिया में हैं उनके तरह बस बुद्धिस्ट है करके जाना नहीं है, क्या एक्चुअली बुद्धिज्म है और हम क्या हमारे लिए क्या मायने रखता है, ये डीपली पढ़ना था, इसलिए हम लोग आए हैं यहाँ। हम ये समझने का प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी धर्म की, मतलब यदि बुद्धिस्ट स्टडीज़ है तो ये तो साहित्य का अभ्यास है, लेकिन बौद्ध धर्म नाम से एक धर्म भी स्थापित है जिसे लोग कोई धम्म कहते हैं, कोई धर्म कहते हैं। हम इसको ठीक तरीके से समझें कि धर्म संस्कृत में कहा जाएगा और धम्म पाली में कहा जाएगा, लेकिन यहाँ पाली अध्ययन भी होता है, बुद्धिस्ट स्टडीज़ भी होती है। तो ये धर्म और धम्म, इसका एक बड़ा विश्लेषण बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने उनके ग्रंथ बुद्ध और उनका धम्म में किया है। अगर इसका कोई वास्तविक तुलनात्मक अध्ययन करना हो तो आप ज़रूर बाबा साहेब के ग्रंथ का अध्ययन करें। लेकिन यहाँ हम इस समय जो बातचीत कर रहे हैं, हम ये समझना चाह रहे हैं कि कोई भी धर्म हो उसकी दो पद्धतियाँ दिखाई देती है। एक तो होता है उसकी पूजा पद्धति और एक होता है उसके नैतिक मूल्य। आप जो अध्ययन करते हैं इस अध्ययन में नैतिक मूल्यों का बहुत ज़्यादा हिस्सा आता है, उसकी पूजा पद्धति का हिस्सा बहुत कम आता है। हम समझेंगे कि ये जो नैतिक मूल्य है, ये नैतिक मूल्य इस वक्त में, मतलब जो आज का 2024 का जो विश्व है, इस विश्व को क्या बुद्ध वचन, पाली टेक्स्ट, बौद्ध साहित्य क्या कोई मार्गदर्शन करता है? हा खरोखरच खूप छान प्रश्न आहे। बेसिकली मी इंजिनिअरिंग साईडचा आहे, लिटरेचर हा माझा गंध नाही आहे, पण तो मी इकडे कसं काय वळलो हा खूपच इंटरेस्टिंग पार्ट आहे। माझ्या लाईफमध्ये जेव्हा मी प्रायमरी शाळेत शिकत होतो तेव्हा एक म्हणजे असं धडा वाचण्यात आलेला की बुद्धांनी ह्या मानव जातीमध्ये जे दुःख आहे ते दुःख निवारण करण्याचं जे कार्य आहे ते बुद्धांनी केलं आणि ते खोलवर माझ्या मनात अजूनपर्यंत आहे आणि होतं। इंजिनिअरिंग झाल्यानंतर मी आता रिटायर्ड झालेलो जॉब करून, त्याच्यानंतर सुद्धा मला ते होतं लक्षात की बुद्धांनी हे कार्य केलेलं आहे पूर्ण मानव जाती करता, बरोबर आहे। मग त्याच्यानंतर हे पूजा वगैरे तर मला आधीपासूनच ते आवडायचंच नाही आणि नैतिक मूल्य त्याच्यावरच मी जास्त भर द्यायचो। जेव्हा मी कॉलेजला होतो तेव्हा पण आमच्या बऱ्याच चर्चा व्हायच्या या विषयावरती की आपल्याला जीवनामध्ये काय करायचं आहे,
जीवनामध्ये कसं जीवन जगायचं आहे, म्हणजे आपल्याला कुठले इथिक्स आपल्याला कामी पडतील. तर ते तेव्हापासून मला ते वाटत होतं की आपण बुद्धाला कुठेतरी, म्हणजे आता ती वेळ आलेली असं मी समजतो. आणि मी इकडे वळलो ते एक रिटायरमेंट नंतर मी जिल्हा परिषदला जॉब करत होतो. पोस्ट रिटायरमेंट नंतर तिथे मानधना बेसिसवरती. तर तिथे यांच्यापैकीच एक कॉन्ट्रॅक्टर आला आणि तो बोलला, सर म्हणे तुमची इच्छा आहे. मी त्याला व्यक्त झालो, त्याला सांगितलं मी सगळं असं असं मला करायचं आहे. तो बोलला माझी मिसेस करते म्हणे, आपल्या इथेच सेंटर आहे नागपूरला. तोपर्यंत मला माहिती नव्हतं काही. बरं, तर मी म्हटलं मला ॲडमिशन मिळेल का? का नाही, तिथे सगळे रिटायर्ड लोकच असतात म्हणे जास्तीत जास्त. तर मी म्हटलं ठीक आहे. आणि तिथून मी मार्चमध्ये निघालो आणि इकडे सगळी चौकशी केली आणि मी ॲडमिशन घेतली. देखिएगा कि ये एक पूरी बात बताई जा रही है कि कैसे इंजीनियरिंग सेक्टर में पूरा जीवन बिताने के बाद पूरी सेवा इंजीनियरिंग के सेक्टर में हुई, वहाँ से रिटायरमेंट हुआ और रिटायरमेंट के बाद केवल एक बात ध्यान में थी जो बाल्यकाल में पढ़ी थी, जब प्राइमरी में एजुकेशन ले रहे थे तब पढ़े थे कि बुद्ध ने दुख मुक्ति की राह दिखाए. बस इस एक सूत्र को लेकर बौद्ध अध्ययन केंद्र में आप साहब ने एडमिशन कर लिया और अब पाली साहित्य को, बौद्ध साहित्य को सीख रहे हैं, समझ रहे हैं. हम ये समझेंगे कि बुद्ध के क्या शिक्षा प्राप्त करते हैं आप इस साहित्य से. अभी मुझे यहाँ ज्वाइन होते हुए 1.5-2 महीना हो रहा है और जो भी लेक्चर्स मैंने यहाँ अटेंड किए हैं उसमें से तो बहुत सारी बातें सामने आई है जो मेरी इच्छा थी. तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ मुझे जो मेरी इच्छा थी वो तृप्त हो जाएगी और इसके बाद में अम्बेडकर थॉट जो मतलब है, कोई जिज्ञासा नहीं रहेगी. नहीं वो पूरा होएगा. अभी चल रहा है, आर्य सत्य पे चल रहा है. हाँ. मेन तो वही है, दुख का कारण, उसका निवारण, उसके मार्ग, वही सब पढ़ाया जाता है. यहाँ के स्टाफ बहुत अच्छा है, सब लेक्चर्स बहुत अच्छे पढ़ाते हैं और मुझे यहाँ आके बहुत संतुष्ट लगता है, बहुत अच्छा लगता है. आप एक बात हमें समझाएंगे कि ये जो पाली साहित्य का, बौद्ध साहित्य का आप अध्ययन करते हैं, ये बुद्धिस्ट अध्ययन का केंद्र है, बौद्ध अध्ययन केंद्र है. इस बौद्ध अध्ययन केंद्र में जो कुछ आप सीखते समझते हैं जी, ये स्टडी और आपने अब से पहले जो स्टडी की होगी वो स्टडी, हाँ, ये स्टडी में आप कितना अंतर देखते हैं? हाँ, वैसे हमें जो पढ़ाया जाता है, जो स्टार्टिंग से है प्राथमिक स्कूल से, जी, उसमें बुद्ध का या बाबा साहब का उल्लेख नहीं आता है, बहुत कम आता है. तो इसलिए उनके बारे में हमें ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती है. मगर यहाँ आने के पश्चात जो हम सीखते हैं, बुद्ध धर्म जो है यानी मानवता का धर्म है. ये यहाँ सबसे बड़ी बात है मानवता. जो यानी धर्म है वो मानवता है और जात जो है सिर्फ स्त्री और पुरुष होते हैं. क्या आप जो ये अध्ययन करते हैं, इस अध्ययन में मानवता का अंग कितना है? मानवता का तो बिल्कुल ही यानी पूरा का पूरा इसमें उतर के आया है. मानवता के बारे में भगवान बुद्ध ने जो बताया है वो किसी धर्म में नहीं है. अंधश्रद्धा का नामो निशान बिल्कुल भी नहीं है इसमें. अंधश्रद्धा जो होती है वो नहीं है. जो हम डे टू डे लाइफ में जीते हैं वही है. जी, मतलब हम ये कहते हैं कि ये प्रैक्टिकल जीवन मार्ग सिखाया जाता है और इसको आप सीखते भी हैं. बिल्कुल. मतलब बिल्कुल. आपका जो अध्ययन वो आपके जीवन से रिलेट करके देख सकते हैं. हाँ, मैंने तीनों वैसे अम्बेडकर थॉट्स, बुद्धिस्ट स्टडीज और पाली ये तीनों किए हैं और ये तीनों सीखने के बाद इतना कुछ जाना है कि इसके सिवा आप कुछ नहीं है. जो यानी आपका जीवन है वो बुद्ध धर्म पे चलना चाहिए. मैं थोड़ा एक अगर कहूँ तो कह सकता हूँ. जी बिल्कुल कहें. हाँ, जो हम धम्म चक्र प्रवर्तन दिन मनाते हैं और उसे धम्म चक्र प्रवर्तन दिन कहते हैं. तो वो धम्म चक्र प्रवर्तन दिन नहीं होना चाहिए क्योंकि धम्म चक्र प्रवर्तन दिन सिर्फ एक ही है जो कि तथागत सम्यक सम्बुद्ध बुद्ध ने किया है. ये है धम्म दीक्षा दिन. और जो 14 अक्टूबर को दीक्षा हुई. जी, हाँ.
जो पत्रिका है उसमें धम्म दीक्षा दिन ही है, धम्म चक्र प्रवर्तन दिन नहीं है। जो मूल रूप से बाबा साहेब ने हाँ, छापे। हाँ, ये जो गलत संदेश जा रहा है ये बराबर नहीं है। लोग क्या कहते हैं जब भी जाते हैं कि हम दशहरा मनाने जा रहे हैं, ये नहीं कहते कि धम्म दीक्षा दिन मनाने जा रहे हैं। हाँ, दशहरा, ये बहुत गलत संदेश जाता है, बहुत ही गलत जाता है। इसको ठीक होना चाहिए, बिल्कुल ठीक होना चाहिए। ये तो आपको क्या लगता है कि इसके लिए पहल कैसे होगी? पहल बिल्कुल करना चाहिए। देखिए, बौद्ध अध्ययन का ये एक प्रभाव भी आप कह सकते हैं कि जब चीज़ों को ठीक तरीके से, जब उसका स्पष्टीकरण आ जाता है, उसका क्लेरिफिकेशन आ जाता है, तो चीज़ें स्पष्ट हो जाती हैं। आप साहब का बड़ा स्पष्ट मानना है और स्पष्ट कहना भी है और आग्रह भी है कि धम्म चक्र प्रवर्तन तथागत सम्यक संबुद्ध करते हैं, और वो उन्होंने सारनाथ में किए। बाबा साहेब ने नागपुर में बुद्ध के धम्म की दीक्षा दी, और जब ये दीक्षा का समारोह हुआ 14 अक्टूबर 1956 में, जब धम्म क्रांति हुई, तो इसके जो पर्चे निकले थे, इसके जो पम्पलेट निकले थे, उसमें धम्म दीक्षा ही लिखा हुआ है। तो धम्म चक्र प्रवर्तन ये शब्द थोड़ा सा ठीक नहीं लगता यहाँ, क्योंकि वो बुद्ध के साथ आता है, सारनाथ के कार्यक्रम के साथ। उस घटना का और इस घटना का आपस में दोनों का अपना महत्व है, लेकिन बोधिसत्व ने जो किए वो धम्म दीक्षा है, तो उसे दीक्षा कहें। इस बात के साथ आप आगे बढ़ते हैं, क्योंकि उस दिन हमें छुट्टी नहीं मिलती है, उसका महत्व नहीं रहता है। वो दशहरे की छुट्टी होती है। बड़ा महत्वपूर्ण जानकारी हम आपसे लेना चाह रहे हैं कि बौद्ध साहित्य ये ऐसा विशाल साहित्य है, और इस अध्ययन केंद्र में आपकी जो भूमिका है इस साहित्य को समझने की और समझाने की भी, दोनों भूमिकाओं के साथ आप आगे बढ़ते हैं। तो सर, मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि ये जो बौद्ध अध्ययन है, ये अध्ययन वास्तव में किस रूप में होना चाहिए, और ये वर्तमान में जो बौद्ध अध्ययन हो रहा है, क्या इसमें आप ये देख सकते हैं कि बाबा साहेब ने जिस तरह से बुद्ध और उनका धम्म ये एक ग्रंथ रखे हैं, ये तो त्रिपिटकों से भी रिफ्लेक्शन मिलता है, मिलिंद प्रश्न से उसका रिफ्लेक्शन मिलता है, प्राचीन बौद्ध साहित्य से, दीपवंश से, कुछ महावंश से भी मिलता है, कुछ अट्टकथाओं से मिलता है, कुछ जातकों से भी मिलता है। तो ये जो इतना रिफ्लेक्शन मिलता है, क्या हम ऐसा मान सकते हैं कि बाबा साहेब का जो दृष्टिकोण था बुद्धिज्म की ओर देखने का, और बौद्ध अध्ययन जो यहाँ इस समय हो रहा है, इसका जो दृष्टिकोण है, इसको क्या एक दूसरे के साथ समांतर कहेंगे या फिर एक दूसरे से विरोधाभासी देखते हैं आप? नहीं, इसे समांतर ही कहा जाएगा जी। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो रहते हैं जी। क्योंकि जब हम दो बातों को एक साथ में समझने की कोशिश करते हैं, जी। बाबा साहब की जो दृष्टि थी, तो बाबा साहब की दृष्टि और बुद्धा की जो दृष्टि थी, दोनों अपने जगह पे एकदम सटीक बैठती है। बाबा साहब की दृष्टि, जब ये जान के हम चलते हैं कि बाबा साहब ने जो हमको आधुनिक धम्म दिया है, बुद्ध का धम्म दिया है, उस बुद्ध के धम्म में बाबा साहब की दृष्टि ये थी कि बाबा साहब ये बोलते हैं कि जो बुद्धि को नहीं समझता या तो उसके अंदर में कुछ मिलावट है, तो वो बुद्धा का नहीं है। मतलब वे जो कहते हैं कि अपने तर्क की कसौटी पर उसको कस कर दे, खुद वो बुद्धा का नहीं है, उसमें उसको मिलाया गया है। और बुद्धा खुद इस बात की पुष्टि करते हैं कि कलाम सूत्र में, केसुमती सूत्र के अंदर, कलाम सूत्र में केसुमती सूत्र के नाम से जो जाना जाता है, कि परंपरा से जो चली आ रही है उसको मत मानिए, जो किताबों में लिखी है उसको मत मानिए, जो पंडित कहते हैं, विद्वान कहते हैं, वो भाषा अपनी बात रखते हैं, उसको मत मानिए। उसको तर्क की कसौटी पर कसिए, जो औरों के हित की है और आपके खुद की हित की है, तभी ये माननी चाहिए। ये बुद्ध कहते हैं। तो दोनों का जो बाबा साहब का और बुद्ध का जो एक ही नज़रिया है, इसके नज़रिए के अंतर में कोई डिफरेंस नहीं दिखाई देता है। रही बात, हम इस बुद्धिस्ट स्टडी में या पाली अध्ययन के अंदर में हमने खाली भारत तक के सीमित नहीं हैं। हम दक्षिण पूर्व एशिया, बर्मा, सिलोन या इवन इधर में तिबेट, लासा, नेपाल,
इस बात का भी अध्ययन होता है। और मतलब यहाँ भी जो बुद्धिस्ट फिलोसोफर्स हुए हैं, हाँ। उनका भी स्टडी आता है। यस, तो उनका भी स्टडी आता है, और उन स्टडी के तहत हम जब ये समझते हैं तो एक तो मीन्स नागपुर के अंदर में खास करके ये जो सेंटर है, लोग खींचे चले आ रहे हैं। जी, मीन्स किसी को न्योता देने की ज़रूरत नहीं कि आओ, और अब मीन्स कतार में लगते हैं लोग कि भाई हमें एडमिशन्स लेना है, और बाबा साहब की दृष्टि को ही लेके आते हैं। अब मीन्स अच्छा, मतलब उनके पास जो दृष्टिकोण होता है छात्रों के पास, एडमिशन हाँ, लेने वालों के पास, हाँ, उनके पास दृष्टिकोण बाबा साहेब का होता है। हाँ, बाबा साहब का ही दृष्टिकोण होता है। उसी दृष्टिकोण को लेकर और यहाँ पे आगे गहराई में जाके क्या सोच, और यहाँ पे जो प्राध्यापक लोग हैं वो अलग अलग एनालिसिस, डिफरेंट तर्क देते हैं, तो उसको परखने का भी मौका मिलता है साहित्य को। जैसे हम त्रिपिटक के तरफ देते तो विनय जब भिक्खु के लिए है तो ज़्यादा से ज़्यादा समझने में यहाँ पर आता है। तो जैसे भिक्खु के लिए लागू है वैसे गृहस्थों को भी है, तो क्यों हम अपने जीवन में सुधार नहीं लाए। फिर बाबा साहब के तरफ इंगित करते हैं कि बाबा साहब ने तो यही कहा था, 22 प्रतिज्ञा का जब जिक्र करते हैं जब हम, तो ये बाबा साहब की दृष्टि के साथ में मिलान करके देखते हैं। और बहुत मतलब ये चीजें बिल्कुल समांतर जाती है। बिल्कुल। जैसे बाबा साहेब बुद्धिज्म को 1956 में लेकर आते हैं और वे चाहते हैं कि हमारे देश में जिस भाईचारे की हम बात करते हैं हमारे संविधान के द्वारा, तो ये जो भाईचारा है, ये भाईचारा लोगों के आचरण से ही तो विकसित होगा। और ये आचरण में बुद्धिज्म जो है ये बंधुत्व की शिक्षा में बहुत आगे दिखाई देता है। बिल्कुल सर, इस बात से मैं पूरी तरह सहमत हूँ, क्योंकि लोगों के विचार में बदलाव आया है। वो अगर अन्य दर्शन शास्त्र को भी मानते हैं तब भी वो बुद्ध के विचार को, बाबा साहब के विचार को मानते हैं। उनकी दुविधा ये है कि वो खुद को, अपने आप को धर्म के नाम पर बदल नहीं सकते, उनकी इतनी ही दुविधा है। लेकिन वो पूरे मन से बुद्ध के तरफ, बाबा साहब के तरफ झुके हुए हैं, क्योंकि उनकी अन्य समस्याएं, अगर समझो हम ये लांग देंगे, टैग लगा देंगे, तो उनको पारिवारिक समस्या आएंगी, जाति की समस्या आएंगी, उनके बेटी बेटों की ब्याह की समस्या आएगी। इस समस्या को वो आगे नहीं बढ़ाना चाहते, लेकिन मन से उन्होंने स्वीकार कर लिया है। और यहाँ कि पर एक मनुष्य ने दूसरे मनुष्य के साथ मनुष्य सा व्यवहार कर, यस, बिल्कुल स्वीकार कर लिया है। और यहाँ पर अन्य दर्शन के लोग भी आ रहे हैं, खाली बुद्धिस्ट जो है, जो दीक्षित है या बाबा साहब को चाहने वाले वो ही नहीं है, अन्य दर्शन शास्त्र के लोग भी यहाँ पर बौद्ध दर्शन को सीखने के लिए आ रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। इवन क्या बोलते हैं कि जैसे ब्राह्मण है, ओबीसी है, अभी हमारे एक साथी जो बोल के गए वो ट्राइबल है, तो सारे तबके के लोग यहाँ पर आके बुद्ध के विचार को बाबा साहब की दृष्टि से सीखना चाहते हैं। और बाबा साहब की दृष्टि को लेकर बुद्ध को समझते समझते बुद्ध की गहराई कितनी है ये समझना, और इसका इम्पैक्ट भी हम ये देख रहे हैं कि विहारों में जाकर ये हमारे जो सारे छात्र हैं यहाँ से प्रशिक्षित होकर प्रबोधन करते हैं, मार्गदर्शन करते हैं, और बुद्ध की राह पर, बाबा साहब की उंगली पकड़कर बुद्ध की राह पर लेके चल रहे हैं। जी, बाबा साहेब का ये जो 14 अक्टूबर 1956 का जो धम्म क्रांति का एक बड़ा कार्यक्रम रहा, पूरे विश्व को प्रभावित किया इस धम्म क्रांति ने। आप क्या देखते हैं कि ये जो यूनिवर्सिटीज़ में जो बौद्ध अध्ययन हो रहा है या फिर पाली साहित्य का अध्ययन हो रहा है, ये केवल नागपुर विश्वविद्यालय में नहीं, राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज विश्वविद्यालय के इस अध्ययन केंद्र में हम आपसे बातचीत कर रहे हैं, लेकिन ऐसे कई अध्ययन केंद्र हैं जो बौद्ध अध्ययन कराते हैं, पाली स्टडीज़ को कराते हैं। तो आपको क्या लगता है कि इस घटना का कितना प्रभाव इस अध्ययन में आपको दिखाई देता है? बाबासाहेबांनी जेव्हा ही धम्मक्रांती केली 1956ला, तेव्हा त्यांच्या मागे एक राजकीय दृष्टिकोनही होता की भारताला घटना तर दिलेली आहे, पण घटनेमधील जी तत्वे आहेत ती बौद्ध धम्मातील आहेत, परंतु या भारतातील जो समाज आहे तो या तत्वाला कॉम्प्लिमेंटरी नाही आहे, म्हणजे तो त्याला हे करत नाही आहे. आणि म्हणून बुद्ध धम्माचं जे महत्त्व आहे हे ह्यासाठी सुद्धा आहे, कारण जे तत्व आहेत ती जर इम्प्लिमेंट व्हायची असेल राजकारणामध्ये तर त्याला तशी समाज व्यवस्था सुद्धा असली पाहिजे.
परंतु याच्यात दोन भाग आहेत. म्हणजे ह्या धम्मचक्र प्रवर्तन दिनाच्या निमित्ताने जो कार्यक्रम दीक्षाभूमीचा झाला त्याचे दोन कार्यक्रम, एक आहे इंडिव्हिज्युअल माझ्यासाठी म्हणजे वैयक्तिक, आणि एक आहे जो सामाजिक. इंडिव्हिज्युअल काय तुम्ही सांगता की मी एक समाजाचा घटक म्हणून जेव्हा बुद्ध धम्मचा एक पाईक म्हणून जेव्हा समाजात वावरत असतो, तर माझ्यासाठी फक्त पंचशील आणि लग्नामध्ये म्हटला जाणारा जे गाथा आहेत एवढ्याच माझ्यासाठी आहेत असं वाटत नाही. आणि मी माझ्या घरी जेव्हा 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 कार्यक्रम घ्यायचो मी तेव्हा जनतेला सुद्धा विचारू की ह्या गाथाचा नेमका अर्थ काय हे मला समजत नाही. तुम्ही गाथा येता, गाथा म्हणताय, पण मला याचा नेमका अर्थ काय होतो हा एक भाग. पूर्वी काळी जेव्हा मी स्टुडंट असताना समाजात प्रवचनं चालायची, भंती यायचे, कुठल्या तरी एका विषयावर प्रवचन द्यायचे आणि लोकांना ते मार्गदर्शन करायचे, तो सुद्धा भाग बंद झाला. ह्यामुळे नेमकं बौद्ध धर्मामध्ये काय आहे हे समजण्यासाठी आणि लोकांच्या दैनंदिन जीवनामध्ये बौद्ध धर्माचं काय महत्व आहे हे समजण्यासाठी मी बौद्ध धर्माच्या त्या बुद्धिस्ट स्टडीजमध्ये आणि नंतर पालीमध्ये आलो. तो इसका कितना प्रभाव दिखा आपको? याचा प्रभाव आहे सर. म्हणजे जर बुद्धाचा तर धम्म आहे तर तो काय सांगतो की दुःख आहे आणि दुःखाचं कारण आहे, त्याचा विनाश केला जाऊ शकतो आणि ह्या करण्यासाठी तुम्हाला मार्ग आहे. परंतु हा मार्ग सर्वसाधारण दैनंदिन जीवन जगत असताना तुम्हाला आपल्या साध्या साध्या गोष्टीचा आपल्याला प्रॉब्लेम होतो, ते जर त्याच वेळी त्याचं निवारण केलं तर त्या माणसाच्या जीवनामध्ये फरक पडू शकतो. साध्या साध्या गोष्टीमुळे फरक पडू शकतो इंडिव्हिज्युअल लेवलवर. आपण सामाजिक लेवलवर वेगळा भाग आहे, हा इंडिव्हिज्युअल लेवलवर. तर असं करण्यासाठी काय गोष्टी आहेत हे समजण्यासाठी मी बुद्धिस्ट स्टडीज आलो. त्या बुद्धिस्ट स्टडीजमध्ये जो आपल्याला वेगवेगळे विषय आहेत, त्याच्यामध्ये त्रिपिटक आहे, मिलिंद प्रश्न आहे, विशुद्धिमग्ग आहे, अंगुत्तर निकाय आहे, वेगवेगळे निकाय आहेत आणि प्रत्येकाच्या गरजेनुसार तुम्हाला ते मार्ग त्याला सांगितलं जातो, त्याचं एक प्रबोधन केलं जातं. त्याचाच एक दुसरा एक भाग आहे जो आहे सामाजिक. म्हणजे असं होतं की एकेकाळी भारत हा बौद्ध धर्मीय देश होता किंवा बुद्धाचा प्राबल्य असलेला देश होता, परंतु आज तो तसा नाही आहे. याला 2-2.5 वर्षाच्या काळानंतर आपण ह्या स्थितीपर्यंत आलो. परंतु ही स्थिती अशीच राहील का? ही अशी स्थिती राहणार नाही. माझं तर असं म्हणणं आहे की जे लोक ह्या धम्माचं जेव्हा प्राशन करतील तेव्हा त्याच्यामध्ये बदल होणे अपेक्षित आहे, परंतु धम्म त्याच्याप्रमाणे आपोआप जाईल का? नाही. तर काही लोकांना या धम्माचे वाहक कारक व्हावं लागेल. ते लोक धम्म दुसऱ्यापर्यंत घेऊन जातील, बोलतील, त्यांच्याशी इंटरॅक्ट करतील, त्यांना समजावून सांगतील, त्यांच्या समस्या सांगतील आणि हा धम्म त्यांना कसा फायदेशीर आहे. बघा, दुःख तर कोणाला नको आहे, पण दुःखाचा नाश झाला तर आनंद निर्माण होतो. आनंदाने जीवन जगावे हा मुख्य उद्देश आहे, हा बाबासाहेबांचा उद्देश आहे. आनंद से जीवन जिए, ये मूल रूप से उद्देश्य है. और जब तथागत इस बात को सिखाते समझाते हैं तो तथागत कहते हैं कि दुखों की मुक्ति के लिए बस अपनी स्वार्थपूर्ण आकांक्षाओं का अंत करना होगा. बस यही बात आप साहब से जब बात कर रहे हैं तो वे यही समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि इसका एक सामाजिक अर्थ है कि इस अध्ययन का, और ये सामाजिक अर्थ ये है कि हर कोई व्यक्ति अपने जीवन में दुखों से मुक्ति चाहता है, लेकिन दुखों से मुक्ति का वास्तविक मार्ग क्या है? ये कहा सुना गया है कि तथागत बुद्ध दुखों से मुक्ति का मार्ग देते हैं, लेकिन उसे आचरण में कैसे लाए? तो उसकी बारीकियों को सीखना समझना होगा, और सीखने समझने के लिए कुछ ऐसे प्रचारकों की भी ज़रूरत पड़ेगी, और उन प्रचारकों की ज़रूरत पड़ेगी तो वो डायलॉग भी करेंगे. तो धम्म की जो कॉन्सेप्ट बड़े आग्रहपूर्वक आती है 1956 की धम्म क्रांति के बाद, वे धर्म इस शब्द को थोड़ा सा बाजू में रखने की कोशिश करते हैं, धम्म की बात को बहुत आगे लेकर आते हैं. तो धम्म को मूल रूप से, सामान्य रूप से मोटा मोटी समझाते हुए ये बात आती है कि दो जीवित लोगों में जो मैत्रीपूर्ण संबंध विकसित होता है उनके व्यवहार के द्वारा यहाँ धम्म घटित होता है. और जहाँ एक निर्जीव और एक सजीव, इन दोनों के बीच में जो संबंध होता है, आप समझते हैं कि ये पूजा, प्रार्थना, नैवेद्य, मन्नत, इनके साथ में जो चीज़ें आती है यहाँ धर्म घटित होता है. और ये मूल फर्क बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने उनके ग्रंथ में समझा है, बुद्ध और उनका धम्म में. इस समय हम जो बुद्धिस्ट स्टडीज़ में जो बात कर रहे हैं, इसमें से एक बात उभर कर आती है कि बाबा साहेब व्यक्तिगत रूप में जीवन को बदलने के लिए कुछ जीवन के मापदंड बनाते हैं 22 प्रतिज्ञाओं के रूप में 1956 को, लेकिन एक सामूहिक जनजीवन के लिए एक मार्ग भी देते हैं कि हम समता को विकसित करने का, उसे प्रस्थापित करने का प्रयास करेंगे. हम हिंसाचार से दूर हो जाएंगे, झूठ बोलने से, जो चीज़ें हमारी नहीं है उसे
अपने पास लेने से विरत हो जाएंगे, उससे दूर चले जाएंगे। व्यभिचारी दृष्टिकोण जो होता है उससे हम बाहर निकलेंगे, और वो जो किसी भी चीज़ों के प्रमाद में डाल देता है, उसका एडिक्ट बना देता है, और ये एडिक्शन किसी भी स्वस्थ समाज के लिए कभी अच्छा नहीं होता। इस चीज़ को बाबा साहेब जीवन के मापदंडों में तथागत बुद्ध की शिक्षाओं से लेकर आते हैं, और उसे सामान्य जनजीवन तक लेकर आते हैं। वो इसलिए भी कि यदि ये होता है तो बंधुत्व ये हमारे जनजीवन का हिस्सा बनेगा, और जहाँ बंधुत्व होता है वहाँ न्याय होता है। जहाँ बंधुत्व होता है वहाँ अमर्याद समता भी नहीं होती और अमर्याद स्वतंत्रता भी नहीं होती। तो स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व ये जब एक मर्यादा के साथ चलते हैं आगे, तो यहाँ न्याय की प्रस्थापना होती है। और हमारा संविधान यही तो चाहता है। बाबा साहेब भी कहते हैं कि समानता, स्वतंत्रता, बंधुभाव और न्याय ये मैंने मेरे गुरु तथागत बुद्ध की शिक्षाओं से लिए हैं, और ये संविधान में नियमों के साथ आते हैं, लेकिन वास्तविक जीवन में आचरण के साथ विकसित होते हैं। ये बाबा साहेब की धम्म क्रांति का एक छोटा सा मूल्यांकन इस समय हम आपके पास पहुंचा रहे हैं। ये राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय नागपुर का बौद्ध अध्ययन केंद्र है। इसी परिसर में डॉक्टर अम्बेडकर थॉट्स डिपार्टमेंट भी है, और यहाँ इंटरनेशनल बुद्धिस्ट सेंटर भी है। तो यहाँ रुकते हैं। इसके जो बौद्ध अध्ययन केंद्र के विभाग प्रमुख है डॉक्टर नीरज बोधी, इनके प्रति इस समय हम आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने अनुमति दी और हम यहाँ छात्राओं से और छात्रों से ये बातचीत कर पाए। यहाँ रुकते हैं, लेकिन आप बने रहिएगा 68 साल की इस धम्म क्रांति के मूल्यांकन के साथ।